नमस्कार साथियों। आज अपन राजस्थान भूगोल के जो नया टॉपिक है, राजस्थान के नए ज़िले। अब पूरा इतिहास ही चेंज हो गया, नए ज़िले बन गए, नया इतिहास बन गया है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन जिला दर्शन प्रारंभ करने जाएंगे। जिला दर्शन प्रारंभ करने से पहले अपन राजस्थान की सामान्य जानकारी और जिलों के संदर्भ में जो इतिहास रहा है उसकी अपन बात करेंगे। तो जिलों के संदर्भ में अपन बात करें तो राजस्थान में स्वतंत्रता के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश था। उन सब को मिलाकर राजस्थान का गठन किया गया और राजस्थान एकीकरण जो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। अब लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब एकीकरण का 6ठा चरण संपन्न हुआ था, उस समय इन 19 रियासतों और 3 ठिकानों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर बाकी 3 ठिकानों और 19 रियासतों को मिलाकर राजस्थान को 25 जिलों के रूप में बदल दिया गया था। तो 26 जनवरी 1950 के दिन राजस्थान के लिए राजस्थान राज्य का नाम रखा गया और राजस्थान की 19 रियासतों को 25 जिलों के रूप में बदल दिया गया। और उसके बाद में धीरे धीरे जिलों की संख्या बढ़ते बढ़ते आज 26 जनवरी 1950 में 25 से आज 7 अगस्त, लगभग 7 अगस्त के दिन 2023 को इन जिलों की संख्या 50 हो गई। अब जो 25 नए जिले किस प्रकार से बने 26 जनवरी 1950 के बाद में, उसकी अपन सामान्य जानकारी जुटाने के बाद में अपन जो नवगठित जिले हैं उनका जिला दर्शन के बारे में बात करेंगे। तो जो अपन इतिहास के बारे में बात है, ये अपने राजस्थान के 50 जो नए जिले हैं वो कौन कौन से हैं, किन किन की कितनी सीमाएं लगती हैं, ये इस रूप में अपन आगे पढ़ेंगे जिला दर्शन के रूप में। उससे पहले अपन सामान्य रूप से जानकारी देखें तो जिलों का जो सामान्य परिचय है, तो सामान्य परिचय के रूप में अपन क्या पढ़ेंगे कि सामान्य परिचय, तो इसमें अपन बात करें अगर राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के बारे में बात करें तो 47 से पहले राजस्थान एक नहीं था, केवल रजवाड़ों के रूप में था। तो 1947 एकीकरण से पहले की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर 19 तो रियासतें, 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब इन 19 रियासतों, 3 ठिकानों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर पूरे राजस्थान का गठन किया गया, वो भी 7 चरणों में, 7 चरणों में। इन 7 चरणों के रूप में वर्तमान के राजस्थान का अस्तित्व सामने आया, जो कि अपन पढ़ते भी हैं। लेकिन इसमें भी अपन बात करें कि इसमें ये जिलों की अवधारणा, किसी राज्य के अंदर जिलों की अवधारणा कब से प्रारंभ हुई और जिलों का ये विकास इतिहास है किस रूप में विकसित होने लगा, तो इसकी अपन बात करें तो राजस्थान के एकीकरण का जो 6ठा फेज था और इसके 6ठे फेज के तहत तो राजस्थान के एकीकरण के रूप में जो कि संपन्न हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और इस समय राजस्थान के अंदर जितने भी जिले शामिल थे, जिसमें अजमेर, मेरवाड़ा और माउंट आबू का क्षेत्र छोड़ दें तो पूर्ण रूप से राजस्थान एकीकरण हो गया था। और इस समय संविधान के अंदर अपने राज्य के लिए प्रथम बार राजस्थान शब्द को, अपने राज्य के लिए राजस्थान शब्द को मान्यता दी गई थी। अब राजस्थान शब्द को मान्यता देने के साथ जो राजस्थान में 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने थे, इन सब को एकीकृत करके और राजस्थान को 25 जिलों में बांट दिया गया था, 25 जिलों में बांट दिया गया था। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 तक राजस्थान में 25 जिले, 1950 तक राजस्थान में 25 जिले हो गए। अब इन 25 जिलों के बाद में ये 50 जिले कैसे हुए, इसके बारे में अपन बात करें तो 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान के मध्य में स्थित अजमेर मेरवाड़ा को और माउंट आबू के क्षेत्र को पुनः राजस्थान में मिलाया गया। और 7वें चरण के तहत जो 7वां फेज था राजस्थान के एकीकरण का अंतिम, जिसे राजस्थान स्थापना दिवस भी कहा जाता है, 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर और राजस्थान के अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में शामिल किया गया और इसे राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया 1 नवंबर 1956
1956 को अजमेर, और अजमेर राजस्थान का कौन सा जिला बन गया? 26वां जिला बन गया। इस प्रकार से देखें तो प्रथम बार जो रियासतें और ठिकाने थे उनसे अपन ने जिलों को कन्वर्ट कर दिया जिलों के रूप में, और राजस्थान में 25 जिले बना दिए थे 26 जनवरी 1950। इसके बाद में अजमेर मेरवाड़ा मिलने के बाद में 26वां जिला अजमेर को जिले के रूप में बना दिया गया, और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले हो गए? कुल 26 जिले हो गए। उसके बाद में जिलों की अपन अवधारणा बात करें तो फिर 27वां जिला अपना बना था, और 27वां जिला बना था वो था धौलपुर, और 27वां जिला धौलपुर। और ये धौलपुर जिला बना कब? धौलपुर जिला बना था 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर, जो कि भरतपुर से अलग हुआ था और भरतपुर से पृथक होकर यह जिला बन गया था, भरतपुर से पृथक होकर जिला बना था, और यह राजस्थान का 27वां जिला बना था। अब 27वां जिला धौलपुर बन गया। इस प्रकार 15 अप्रैल 1982 में राजस्थान में जिलों की संख्या 27 हो गई थी। उसके बाद में 28वां, 29वां और 30वां ये तीनों जिले एक साथ बने थे, 28, 29 और 30, जिसमें 12 दौसा व राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद, ये तीनों जिले एक साथ बने थे। ये बने थे 10 अप्रैल 1991 को, 10 अप्रैल 1991 को। और इस प्रकार 10 अप्रैल 1991 तक आते आते राजस्थान के अंदर जो जिलों की संख्या हो गई वो कुल 30 जिले हो गए। 27वां धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को बना, भरतपुर से अलग हुआ। 12 दौसा राजसमंद, 28वां 12, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, ये तीनों एक साथ बने थे 10 अप्रैल 1991 को, जिसमें राजसमंद का जो भाग है वो उदयपुर से, कुछ भाग चित्तौड़गढ़ से अलग हुआ था। दौसा का जो भाग है, ये दौसा का भाग ज्यादातर अपने जयपुर से, कुछ बूंदी का भाग इस रूप से पृथक किया गया था, और 12 का भाग जो है वो कोटा से पृथक हुआ था। और इस प्रकार से ये 3 जिले हैं 10 अप्रैल 1991 तक बन गए थे, और राजस्थान में जिलों की संख्या 30 हो गई थी। उसके बाद में राजस्थान में 31वां जो जिला बना, 31वां जिला बना था अपना हनुमानगढ़, 31वां जिला बना हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ जो जिला बना है वो कब बना है? तो हनुमानगढ़ जिला बना था 12 अप्रैल 1994 को, और 12 अप्रैल 1994 को हनुमानगढ़ जो अलग हुआ है वो श्री गंगानगर से अलग हुआ है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का वैसे मूल नाम भटनेर था, लेकिन इसको मंगलवार के दिन जीतने के कारण इसका नाम हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ रखा था। हनुमानगढ़ गगर नदी के किनारे है, और ये श्री गंगानगर से अलग हुआ, और ये राजस्थान का 31वां जिला बना था 12 अप्रैल 1994 को। और इस प्रकार अप्रैल 1994 तक राजस्थान के अंदर जो जिलों की संख्या वो 31 हो गई। अब राजस्थान का जो 32वां जिला बना, उस जिले का नाम है करौली, और करौली जो है, ये करौली का गठन हुआ था 32वें जिले के रूप में, वो हुआ था 19 जुलाई, सॉरी हनुमानगढ़ बना था 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1994 को। अब 19 जुलाई 1997 को करौली जिला बन गया, और करौली का जो विघटन हुआ था ये सवाई माधोपुर के, और साथ में कुछ भाग जो दौसा के रूप में था उसका भाग लिया गया बाद में, पहले दौसा का गठन होने के बाद। तो करौली, ये करौली का जो बना था 19 जुलाई 1997 को बना, और इस प्रकार से 1997 तक राजस्थान में जिलों की संख्या 32 हो गई। और उसके बाद में 33वां, जो आज तक अपने 33 जिले थे, उस 33वां जिला अपना जो आज तक नवीनतम कहलाता था वो जिला था अपना प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ जो जिला बना है यह बना था 26 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008 को परमेंद्र समिति की सिफारिश पर। और प्रतापगढ़ का जो विघटन हुआ था वो उदयपुर से हुआ था, चित्तौड़गढ़ से और कुछ भाग
बांसवाड़ा से। इन 3 जिलों से पृथक होकर कौन सा जिला बना? प्रतापगढ़। और इस प्रकार लगभग अपने 17 मार्च 2023 से पहले राजस्थान में कुल 33 जिले थे, लेकिन अब नवगठित जिले हो गए हैं। अब 17 मार्च 2023 को और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कुल 19 नए जिले बनाने की घोषणा की। और इसके साथ राजस्थान में जिलों की संख्या कुल 50 हो गई थी, क्योंकि उसमें से जो 33 जिले थे, इन 33 जिलों में से जोधपुर और जयपुर का 2 भागों में विघटन करना था। जोधपुर पूर्व पश्चिम और जयपुर उत्तर दक्षिण। लेकिन बाद में जो राम लुबाया समिति है उसकी कमेटी पर और वापस जो बैठक बैठी है उसमें ये 33 ये स्वयं रखे गए, लेकिन उसमें जोधपुर जयपुर को केवल सिटी को ही रखा गया पहले वाले जिले के रूप में, जबकि बाकी का भाग ग्रामीण के रूप में विकसित कर दिया गया। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जोधपुर से हटा दिया गया। इस प्रकार से नवीनतम जिलों के रूप में 17 जिले निर्मित किए गए और 33 और 17 जिलों की कुल संख्या हो गई 50। और जिलों की संख्या की दृष्टि से देखें तो अब राजस्थान में कुल जिले हैं वो 50 जिले हैं। राजस्थान में कुल जिले हैं वो 50 जिले हैं। इन 50 जिलों की अपन बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में अपन बात करें तो भारत में जो सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है तो फर्स्ट तो कौन सा है? यूपी। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75। दूसरे सर्वाधिक जो जिले हैं सेकंड स्थान पर वो है एमपी, और एमपी में जिलों की संख्या है वो है 53। और थर्ड स्थान जो है जिलों की संख्या की दृष्टि से तो वो है राजस्थान, और राजस्थान में जिलों की संख्या जो हो गई है वो है 50। जिलों की संख्या हो गई है 50। अब भारत के संदर्भ में राजस्थान का पूरे भारत में स्थान कौन सा आ गया है? तीसरा, और जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 50 जिले हो गए हैं। अब अपन बात करें कि इन जिलों की घोषणा तो कर दी गई, इनकी अंतिम अधिसूचना कब जारी हुई और इन जिलों का स्थापना दिवस, इन्होंने जिले के रूप में कार्य कब से प्रारंभ किया है। तो अपन अगली बात करें तो जिलों के रूप में कार्य, तो इनकी एक तो पूछा जाता है इन जिलों की अधिसूचना, तो अधिसूचना 4 तारीख को तो ये प्रस्तावित हुई थी और 5 अगस्त को जारी हो गई। 5 अगस्त को 2023 को इनकी अधिसूचना जारी हुई और इनका जिलों का उद्घाटन कब किया गया? इन जिलों का उद्घाटन मतलब उनका स्थापना दिवस तो वो 7 अगस्त को, 7 अगस्त 2023 से इन जिलों के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। और इनका उद्घाटन किसने किया था? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, माननीय गहलोत साहब ने किया था 7 अगस्त 2023 को। और इस प्रकार से राजस्थान में जो जिलों की संख्या हो गई है वो कुल 50 हो गई है और 7 अगस्त 2023 के बाद राजस्थान के अंदर कुल 50 जिले हैं जो कार्यरत है और कार्य कर रहे हैं, उन सब का उद्घाटन भी हो गया है। अब इन जिलों की अपन बात करें तो इन जिलों में जो अपने 33 पहले थे तो 34वां जिला अनूपगढ़ है और 35वां जिला है बालोतरा। तो अपन जिला दर्शन के रूप में अगली बात करें तो इसमें बात करें अपन जिलों की, तो जिले कौन कौन से, तो ये अपने रहे हैं जिले। अब ये नया जो अपने सामने मैप आ गया है 50 जिलों का, तो इन 50 जिलों के अंदर अब राजस्थान के कुल जिले कितने हैं? राजस्थान के कुल जिले, तो कुल जिले पूछे तो कुल जिले हैं 50। अब इन 50 जिलों में से सीमावर्ती जिले कितने हैं? सीमावर्ती जिले। अब सीमावर्ती जिलों की पूछे तो सीमावर्ती जिले कितने हैं? तो सीमावर्ती जिले हैं कुल 28। और आपसे पूछे कि इनमें से अंतःस्थलीय जिले कितने हैं?
तो अंतःस्थलीय जो जिले हैं इसमें उन जिलों की संख्या है 22। अंतःस्थलीय जिले कितने हैं? 22 जिले हैं। सीमावर्ती जिले कुल 28 है और इनमें से अंतःस्थलीय जिले कुल कितने हैं? तो 22 जिले हैं। 50 में से 28 जिले हैं वो तो सीमावर्ती है और 22 जिले हैं वो अंतःस्थलीय जिले हैं। अब इनमें से जिलों में बात करें तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन से हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले तो एक तो है अपना श्री गंगानगर, सीमा यहीं से प्रारंभ होगी हिंदू मलकोट से और बाड़मेर के सागर तक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सीमा बनाने वालों में अपन बात करें तो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर है पहला श्री गंगानगर, उसके बाद में ये सीमा बना रहा है अनूपगढ़, और इसके बाद में अपन बात करें तो यहाँ पर ये तीसरा बना रहा है बीकानेर। 4 नंबर सर्वाधिक 467 किलोमीटर आज भी यही सीमा बनाता है तो वो है जैसलमेर, और उसके बाद में 5 नंबर पर अपना जो सीमा बनाता है वो बाड़मेर। तो इस प्रकार पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले जो जिले हैं तो वो कितने हैं? 5। तो अपन ने जो सीमावर्ती जिले हैं इनमें से 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, और जबकि इनमें से जो बाकी रहे 23 की जगह अपन मान सकते हैं इनमें से कितने? 25 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, क्योंकि गंगानगर और ये बाड़मेर ये तो वापस दोनों और सीमा में वापस नाम आ जाएगा। और इनमें से केवल अपने पूछे कि अंतर्राज्यीय सीमा, तो अब जिले कितने हो जाएंगे? 23 जिले। तो जो सीमावर्ती कुल जिले हैं उनकी संख्या है 28। इन 28 में से आपको पूछे कि सीमावर्ती जिले कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, तो श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इनमें सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा है? तो जैसलमेर बना रहा है। दूसरी सर्वाधिक कौन बना रहा है? तो अनूपगढ़ बना रहा है। तीसरी सर्वाधिक कौन बना रहा है? तो बाड़मेर बना रहा है। चौथी सर्वाधिक कौन बना रहा है? तो ये श्री गंगानगर, और 5वां कौन बना रहा है? बीकानेर। तो अपने इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की बात करें तो कुल सीमावर्ती जिले कितने थे? तो कुल सीमावर्ती जिले अपन ने देख लिए थे 28 थे, और अंतःस्थलीय जिले कितने थे? तो 22 जिले थे। इनमें से सीमावर्ती कितने हैं? तो 5 जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और बाकी 25 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ। और इनमें से केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 3 रहेंगे। अब इसके साथ में बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? तो सीमावर्ती जिलों की बात करें 28 कौन कौन से हैं? तो पहला अपना श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांसौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरतल, कोटपुतली बहरोड, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। इस प्रकार से कुल जो 28 जिले हैं ये तो सीमावर्ती। अब अंतःस्थलीय कौन सा है? तो अंतःस्थलीय है फलोदी, बालोतरा, जालोर, पाली, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना कुसामन, सीकर, अजमेर, दूदू, ब्यावर, राजसमंद, ये अपना शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, गंगापुर सिटी, दौसा। ये कैसे हैं? तो ये है अपने 22 जिले हैं जो अंतःस्थलीय है, जो किसी राज्य या देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। इनमें अपन आज नए जिले जो 17 बने हैं, अपन 19 की घोषणा हुई थी, उनमें से 2 पहले वालों का विघटन हो रहा था। किसी भी रूप में देखो तो जिले वो 17 के रूप में ही नए बने हैं, क्योंकि ये 2 जिले तो उन्हीं में से विकसित होकर उनका नामकरण वापस वही रखा गया है। अब इनमें से देखें तो अपन सबसे पहले जो जिला दर्शन जिसका प्रारंभ करेंगे नए जिलों में, तो वो प्रारंभ करेंगे बालोतरा। अब जो बालोतरा के बारे में, उसकी क्षेत्रफल, जनसंख्या की और पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, इनकी बात अपन प्रारंभ करेंगे।
अब सबसे पहले जिला दर्शन के रूप में जिस जिले का अपन अध्ययन करेंगे वो है बालोतरा। उसके बाद में जितने नए जिले बने हैं उसको अपन क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। अब जो बालोतरा जिला है, अब बालोतरा जिला, अब इस बालोतरा की बात करें अपन तो बालोतरा में कौन कौन सी पंचायतें हैं, किससे पृथक हुआ है। बालोतरा की बात करें तो बालोतरा में कौन कौन से उपखंड है, कौन सी तहसीलें हैं, किस जिले से अलग हुआ है, इसकी घोषणा कब हुई है, कितने नंबर का है, परिवहन संख्या की दृष्टि से इसका क्रमांक क्या है। तो बालोतरा है, तो बालोतरा की घोषणा तो हुई थी, इस जिला बनाने की वो हुई थी घोषणा 17 मार्च 2023, 17 मार्च 2023। अब इसकी जो अधिसूचना जारी हुई थी, तो इसकी अधिसूचना जो जारी हुई थी वो कब हुई, तो इसकी अधिसूचना जारी हुई थी 4 अगस्त को तो बन गई थी, और जिसको जारी कर दिया गया था 5 अगस्त 2023, 5 अगस्त 2023। और इसका उद्घाटन बालोतरा स्थापना दिवस या इसका उद्घाटन, स्थापना इसकी कब हो गई, तो इसकी स्थापना हो गई थी 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 को इसने जिले के रूप में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। ये अलग किससे हुआ, तो ये विभाजित किससे हुआ, तो विभाजन की बात करें तो विभाजित बाड़मेर से हुआ। इसका पूरा भाग केवल एक ही जिले से अलग हुआ है, वो है बाड़मेर। बालोतरा किस जिले से विभाजित हुआ, तो बाड़मेर जिले से विभाजित हुआ। अब इसके अंदर कौन कौन सी तहसीलें आती हैं, तो इसमें गिड़ा तहसील, बायतू, सिणदरी, सिवाना, समदड़ी, कल्याणपुर और पचपदरा। ये इस प्रकार से ये कुल देखें तो अपन 7 तहसीलें, इसमें 7 तहसीलों से ये निर्मित है। गिड़ा, बायतू, सिणदरी, सिवाना, ये समदड़ी, कल्याणपुर और पचपदरा, कुल कितनी 7 तहसीलें इसके अंतर्गत आती है। तो बालोतरा की बात करें तो इसको जिला बनाने की घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई, जिसकी अधिसूचना 5 अगस्त 2023 को जारी हुई, उद्घाटन 7 अगस्त 2023 को हुआ। तो इस बालोतरा स्थापना दिवस, जिला स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा, तो 7 अगस्त के रूप में मनाया जाएगा। और यह विभाजित किस जिले से हुआ है, तो बाड़मेर से। और इसमें वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं, तो 7 तहसीलें हैं। और 7 तहसीलें कौन कौन सी है, तो 7 तहसीलों में गिड़ा, बायतू, सिणदरी, सिवाना, समदड़ी, कल्याणपुर और पचपदरा, इन 7 तहसीलें हैं जो प्रेजेंट टाइम में किसमें शामिल है, बालोतरा जिले के अंतर्गत आती है। और इसके सीमावर्ती पड़ोसी जिले कौन कौन से, इससे सीमा कौन कौन से जिलों की लग रही है, कितने जिले इससे सीमा बना रहे हैं। तो इससे सीमा बनाने वाले जिलों की अपन बात करें तो इससे सीमा बना रहा है यहां पर बाड़मेर, बायतू के साथ में यहां पर बायतू तहसील से लगते हुए सीमा बना रहा है बाड़मेर। और गिड़ा क्षेत्र में यहां पर इससे सीमा बना रहा है जैसलमेर, बाड़मेर। और यहां पर इससे समदड़ी क्षेत्र में इससे सीमा बना रहा है थोड़ी सी, वो बना रहा है पाली। और यहां पर इससे सिणदरी क्षेत्र में इससे सीमा बना रहा है सांसोर। और यहां पर सीमा बना रहा है जालोर। सिणदरी क्षेत्र में यहां पर सीमा बना रहा है सांसोर और क्षेत्र आएगा जालोर। तो इससे सीमा बना रहा है बाड़मेर, सांसोर, जालोर, यहां पर पाली। और इस दिशा में इससे सीमा बना रहा है वो जोधपुर, कल्याणपुर क्षेत्र की ओर। कल्याणपुर और पचपदरा से सीमा बनाता है जोधपुर। तो इससे सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, बाड़मेर, सांसोर, जालोर, पाली, जोधपुर और जैसलमेर। तो बालोतरा के साथ कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो 7 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले सीमा बनाते हैं, 7 जिले सीमा बनाते हैं। अपन इसे शॉर्ट में अपन लिखे बालोतरा के बारे में, तो बालोतरा के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, बालोतरा। और इस बालोतरा
सीमावर्ती जिले, तो सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? तो सीमावर्ती जिले कुल 6 जिले हैं। कौन कौन से? तो जिसमें आप बात आएगी जोधपुर, और कौन सा बना रहा है? जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर, जालोर, सांसोर और पाली। ये 6 जिले बालोतरा के साथ सीमा बनाते हैं। और बालोतरा के अंतर्गत कितनी तहसीलें आती है? तो बालोतरा के अंतर्गत तहसीलों की बात करें तो तहसीलें आती है 7 तहसीलें। विधानसभा क्षेत्र कितने आते हैं बालोतरा के अंतर्गत? तो विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं 3, सिवाना, बायतू और पचपदरा। ये 3 विधानसभा क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? बालोतरा के अंतर्गत। और 7 तहसीलें जिसमें गिड़ा, बायतू, समदड़ी, सिणदरी, कल्याणपुर, पचपदरा और गिड़ा, और ये है 7 तहसीलें किसके अंतर्गत आती थी? बालोतरा जिले के अंतर्गत। विधानसभा क्षेत्र कितने आते हैं? तो 3। और इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो इसके क्षेत्रफल का अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इन तहसीलों के बारे में बताया जाता है 16,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। और जनसंख्या बालोतरा के अंदर जो जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है इसके अंतर्गत? तो वो है 10,40,259। ये बालोतरा की कुल जनसंख्या है। और जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान भी लगेगा। अब जनसंख्या ये रहेगी, क्षेत्रफल भी इसका लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर बताया जा रहा है, लेकिन उसका ऑथेंटिक अभी आंकड़ा नहीं है। सीमावर्ती जिले 6 जिले हैं, तहसीलें 7 है, विधानसभा क्षेत्र 3 आते हैं, जनसंख्या 10,40,259 है। और बालोतरा के बारे में और बात करें तो बालोतरा एक औद्योगिक नगरी है। बालोतरा औद्योगिक नगरी है और विशेषकर औद्योगिक नगरी में भी वस्त्र उद्योग के लिए जानी जाती है। वस्त्र उद्योग बालोतरा की मेन रीढ़ की हड्डी इस वस्त्र उद्योग को कहा जाता है। किस नदी के किनारे? तो यह है लूणी नदी के किनारे। लूणी नदी के किनारे स्थित है, लूणी नदी के किनारे। इसका उपनाम क्या है? तो कपड़ा उद्योग के कारण इसका उपनाम है पोपलीन नगरी। उपनाम पोपलीन नगरी कहा जाता है, इसे पोपलीन नगरी कहा जाता है। और बालोतरा किस जलवायु के अंतर्गत आता है? तो बालोतरा जो जिस जलवायु के अंतर्गत आता है उसका नाम है अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु, बालोतरा अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। और किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? कृषि जलवायु प्रदेश। तो ये कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो ये किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सेकंड बी, जिसे कहा जाता है लूणी बेसिन अंतःस्थलीय कृषि जलवायु प्रदेश। तो ये किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो सेकंड बी के अंतर्गत आता है। और बालोतरा की अभी और बात करें तो बालोतरा के आसपास मुख्य रूप से फसलों की बात करें तो ये मुख्य रूप से यहां पर अनार, बाजरा, मूंग, मोट, ये फसलें, और मुख्य रूप से ये गोलवाड़ प्रदेश में आता है तो इसके आसपास क्षेत्र में अनार सर्वाधिक होते हैं। बालोतरा के क्षेत्र में अपन बात करें तो प्रमुख स्थल, बालोतरा के कौन कौन से प्रमुख स्थल है? तो प्रमुख स्थलों में अपन मंदिरों की बात करेंगे। यहां पर कौन कौन से बालोतरा में मंदिर है? यहां पर दुर्ग कौन से हैं? यहां पर झील कौन सी है? और यहां पर अपन बात करेंगे पहाड़ियों की, तो पहाड़ियां यहां पर बालोतरा में कौन सी आती है? और यहां पर मेलों की बात करेंगे तो मेला कौन कौन सा लगता है? तो बालोतरा के प्रमुख स्थलों में कि यहां पर मुख्य रूप से मंदिर, दुर्ग कौन सा है, यहां पर झील कौन सी है, पहाड़ियां कौन सी है, यहां पर मेला कौन सा लगता है। तो बालोतरा के बारे में प्रमुख स्थलों की भी अपन बात करेंगे। अब ये बालोतरा का जो कार्यालय है जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा, जिसका उद्घाटन अपन ने अभी पढ़ा था,
7 अगस्त 2023 को हो गया था। 7 अगस्त 2023 को बालोतरा का उद्घाटन हो गया है। अब ये बालोतरा स्थापना दिवस के रूप में भी मना सकते हैं। और बालोतरा जो बालोतरा है इसकी अपन बात करें परिवहन रजिस्ट्रेशन संख्या, परिवहन रजिस्ट्रेशन संख्या कितनी है, तो बालोतरा की परिवहन रजिस्ट्रेशन जो संख्या है वो है RJ39। तो बालोतरा की परिवहन रजिस्ट्रेशन संख्या कितनी रहेगी? 39। और ये राजस्थान का कितने नंबर का जिला है? तो ये राजस्थान का 35वां जिला है। राजस्थान का 35वां जिला, राजस्थान का 35वां जिला कौन सा है? तो राजस्थान का 35वां जिला है बालोतरा। राजस्थान का 35वां जिला कौन सा है? तो 35वां जिला कौन सा है? अपना बालोतरा जिला है। और इसकी परिवहन रजिस्ट्रेशन संख्या कितनी है? 39। बालोतरा के अंतर्गत और भी बात करें तो इसमें मंदिरों की अपन बात करेंगे। दुर्ग, इसमें बालोतरा में अब कौन सा दुर्ग आता है, कौन सी झीलें हैं और कौन सी पहाड़ियां, कौन से मेले, और साथ में अपन परिवहन की भी बात करेंगे। कौन सा नेशनल हाईवे अब यहां से गुजरता है, राजस्थान से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं, परिवहन की बात भी अपन साथ में करेंगे। अब बालोतरा के अंदर जो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे प्रमुख मंदिर, बालोतरा दर्शन की बात करें तो प्रमुख स्थल बालोतरा दर्शन में सबसे पहले प्रमुख स्थल, तो अब प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं बालोतरा में? तो सबसे पहला जो आपको सामने दिखाई दे रहा है तो बालोतरा का जिसकी भारत में पहचान कही जाती है वो है नाकोड़ा मंदिर। नाकोड़ा मंदिर बालोतरा के प्रमुख पर्यटक स्थलों में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, जिसे पार्श्वनाथ भैरव भी कहा जाता है। और यह मंदिर स्थित है नाकोड़ा में। इस मंदिर की यहां पर स्थापना की थी कीर्ति रतन सूरी ने। कीर्ति रतन सूरी ने इसे स्थापित किया था। और पार्श्वनाथ भगवान को जगती ज्योत भी कहा जाता है। यह नाकोड़ा मंदिर है जो यहां पर स्थित मेवानगर गांव में है। मेवानगर गांव में है जो बालोतरा जिले के जो मेन मुख्य शहर है उसके निकट स्थित है। यह है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का जो मुख्य मंदिर है पार्श्वनाथ जी का, और यह पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। और बालोतरा की मुख्य मंदिर और मुख्य परिवहन स्थल नाकोड़ा अब बालोतरा के अंतर्गत आता है। और अगले ये शुरू में ये देखो, इसमें यह है समावरण, समावरण मंदिर। नाकोड़ा का प्रसिद्ध मंदिर है समावरण मंदिर, जिसमें 120 तीर्थंकरों का एक साथ एक स्तंभ के रूप में मंदिर है, जिसके 20 तो जो तीर्थंकर है उनकी मूर्तियां अंदर की ओर है। इसमें एक बड़ा सा स्तंभ है और उस स्तंभ के इस टॉप पर 4 और तीर्थंकरों की मूर्तियां। इस प्रकार से ये समावरण मंदिर कहा जाता है। अगर इसके अपन इस मुख्य भवन में जाते हैं तो अपनी आवाज वापस इस रूप से गूंजती है। इस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है कि और ऊपर से ये जितना आपको दिख रहा है उससे भी कई गुना ये बड़ा है अंदर से, और अंदर से इसकी आवाज है वो वापस गुंजन के रूप में ऐसे लगती है जैसे कोई हजारों आदमी एक साथ बोलते हो। ये समावरण मंदिर है नाकोड़ा का, और जिसमें ये एक स्तंभ के रूप में बना हुआ है। और यहां पर जो ये चारों दिशाओं में इसकी लकड़ी की सीढ़ियां बनी हुई है सेकंड बिल्डिंग से ऊपर टॉप में जाने के लिए। यह है नाकोड़ा का मेन मंदिर, जिसे भगवान पार्श्वनाथ का है या आदिनाथ का है, इनकी भी मूर्तियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहां पर पार्श्वनाथ जी का ही मंदिर है, जिसे नाकोड़ा भैरव भी कहा जाता है। बात करें दूसरे नंबर पर प्रमुख मंदिर की तो वो मंदिर है जसोल मंदिर। अब जसोल मंदिर भी बालोतरा में आता है, और जसोल मंदिर यह है माता भटियाणी मंदिर। माता भटियाणी मंदिर, अब माता भटियाणी मंदिर है जसोल में, और इसके जो आपको पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के ऊपर है भूमिया जी मंदिर, लाल सिंह स्वई सिंह जी का जो मंदिर है वो स्थित है। और यहां पर ये मंदिर परिसर है, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है जसोल मंदिर। तो जो जसोल मंदिर है, ये जसोल मंदिर माता भटियाणी जी का मंदिर है, जिनका जन्म स्थान तो जोगीदास जैसलमेर में है, लेकिन इसकी निर्वाण स्थली है जो मुख्य रूप से इनकी समाधि स्थल भी कह सकते हैं, और जो मुख्य मंदिर है वो जसोल में है। तो ये मंदिर है जसोल मंदिर भी है, बालोतरा के अंतर्गत आता है प्रमुख दर्शनीय स्थल में।
अगला मंदिर अपन बात करें तीसरा, बरसात की देवी जिसे कहा जाता है रूपा दे। रूपा दे राव मालदेव जिसे अपन मलिनाथ के नाम से जानते हैं, जिनका पूरा क्षेत्र उनके नाम पर मालानी कहलाता है, ये उनका मंदिर है पालिया गांव में, लूनी नदी के किनारे। पालिया गांव में रूपा दे मंदिर, रूपा दे मंदिर, रूपा दे मंदिर है पालिया गांव में। और पालिया गांव पड़ता है तिलवाड़ा के पास में और लूनी नदी के किनारे है। ये बिल्कुल किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे। तो रूपा दे जो मंदिर है पालिया गांव में, माला जाल के ठीक आगे 1 किलोमीटर आगे, तो ये जो मंदिर दिख रहा है तो ये किसका मंदिर है? ये रूपा दे का मंदिर है। रूपा दे का मंदिर भी कहां है? बालोतरा के। बालोतरा के किस गांव में? तो पालिया गांव में, लूनी नदी के किनारे। अगला अपन देखें 4 नंबर, मलिनाथ मेला, मलिनाथ पशु मेला। मलिनाथ जो पशु मेला है और मलिनाथ जी का मेला है, जो मंदिर है, जो मलिनाथ जी का मंदिर है वो है तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा में, बालोतरा से 15 किलोमीटर दूर तिलवाड़ा। और यहां पर मलिनाथ जी का पशु मेला है वो भी बालोतरा के तिलवाड़ा में है। और यहां पर जो मेला है वो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक लगता है, 15 दिन तक। और यह मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और इस मेले में कांकरेज, थार पारकर नस्ल आती है। साथ में यहां प्रसिद्ध रूप से मालानी नस्ल के और काठियावाड़ी घोड़ों की यहां रेस होती है और यह पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित करवाया जाता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है जो कि 1593 ईस्वी में जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के समय प्रारंभ हुआ था। और आज भी इसको संचालित करता है मलिनाथ जी के वंशज जसोल के जो है मां रावल है, वो इसको संचालित करते हैं। उनमें मुख्य रूप से झंडारोहण वो और बालोतरा के जिला कलेक्टर ही करेंगे, क्योंकि अब ये बालोतरा के अंतर्गत आता है। और मलिनाथ पशु मेला, और जो आप देख रहे हो जिस दौड़ को, ये अपन इस हाइट पे खड़े हैं तो यहाँ पर ये लूनी नदी के अंतर्गत दौड़ होती है। अब ये जहां पर ये खड़े हैं पूरे टेंट है, ये लूनी नदी के अंदर का दृश्य है। और यहां पर ये पूरा मेला लगता है और 15 दिन तक लगता है, जिसमें सर्वाधिक जो व्यापार होता है वो घोड़ों का होता है। और ये जो मलिनाथ पशु मेला है वो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है और जिसमें सर्वाधिक घोड़े आते हैं वो काठियावाड़ी और मालानी नस्ल के घोड़े। ये जो घोड़े देख रहे हैं ये मालानी नस्ल के घोड़े हैं और इसमें सर्वाधिक जो व्यापारी है काठियावाड़ी व्यापारी आते हैं। अब ये तिलवाड़ा जो पशु मेला है ये भी बालोतरा के अंतर्गत, और मलिनाथ जी का मेला वो भी किसमें? बालोतरा के अंतर्गत तिलवाड़ा में है। और मलिनाथ जी वही जिसके नाम पर इस क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। अब विशेषकर बाड़मेर और बालोतरा दोनों को मालानी कहा जाएगा। अगला जो अपना 5 नंबर प्रमुख मंदिर है वो है रणछोड़ राय मंदिर। रणछोड़ राय मंदिर, और रणछोड़ राय मंदिर प्रसिद्ध है और यह मंदिर है खेड़ में। खेड़ जो कि राठौड़ों की प्रारंभ में राजधानी रही थी, यह खेड़ भी बालोतरा में, एक दृष्टि से देखें तो बालोतरा जोधपुर के राठौड़ों की प्रारंभिक कर्म भूमि रही थी, क्योंकि बाद में दुर्गादास राठौड़ भी कनाना में रहे थे। और कनाना दुर्गादास राठौड़ की कर्म भूमि है जो कि बालोतरा में आती है। और कनाना की गैर प्रसिद्ध है, आंगी गैर, होली के अवसर पर। तो ये खेड़ रणछोड़ राय मंदिर, और रणछोड़ राय मंदिर खेड़ में है। और यहाँ पर मुख्य रूप से हनुमान जी का मंदिर भी है और जहाँ पर चैत्र पूर्णिमा को मेला भरता है। चैत्र पूर्णिमा को मेला भरता है कहाँ पर? खेड़ के अंदर, और हनुमान जी का मेला भरता है। यहाँ पर रणछोड़ राय भगवान का भी सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है ये। अगला जो अपना मंदिर है उस मंदिर का नाम है ब्रह्मा मंदिर। बर्मा मंदिर, और ये बर्मा मंदिर कहां पर है? आसोतरा में। बर्मा मंदिर आसोतरा, और बर्मा मंदिर आसोतरा ये विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर है, विश्व का। और ये विश्व की बात करें अपने भारत का, पूरे विश्व का दूसरा बर्मा मंदिर भी है। राजस्थान का दूसरा मंदिर, भारत का दूसरा मंदिर, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा बर्मा मंदिर है और आसोतरा में। और इसका निर्माण करवाया था खेताराम जी ने। खेताराम जी ने, किसने करवाया? खेताराम जी ने करवाया। कब करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था 1984 में, मई 1984 में करवाया था।
आसोत्रा ब्रह्मा मंदिर, और ये ब्रह्मा मंदिर भारत का दूसरा ब्रह्मा मंदिर है, भारत का दूसरा है, ये भारत का दूसरा। और ये बालोतरा और जालोर नेशनल हाईवे पर स्थित है। यहां से बालोतरा से ये जालोर नेशनल हाईवे जा रहा है, उसी पर ये स्थित है। यहां पर ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, और इससे ठीक इस गेट से सामने की ओर खेताराम जी का भी मंदिर है, जिन्होंने ये मंदिर बनाकर 7 दिन बाद में अपने प्राण त्याग दिए थे, जिनका एकमात्र संत थे जिनका दाह संस्कार हुआ। बाकी ज्यादातर संतों का समाधि दी जाती है, लेकिन खेताराम जी एकमात्र ऐसे संत हैं जिनका दाह संस्कार किया गया था। वैसे कोई भी ब्रह्मा जी का मंदिर बना नहीं सकता, बनाने के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन खेताराम जी अपने गुरु के आशीर्वाद से, अपने गुरु के जो 7 दिन हैं उनको लेकर 7 दिन तक जीवित रहे थे इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। फिर 7 मई 1984 के दिन इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, हमेशा के लिए इसमें अमर हो गए। आज उनको 40 वर्ष हो गए, लेकिन उन्होंने अपना नाम कर दिया समाज सुधार के रूप में और एक संत के रूप में। और ये एकमात्र ऐसे संत हुए जिनका दाह संस्कार किया गया, क्योंकि उनका ये मानना था कि मैं हिंदू परंपरा के अनुसार मेरा दाह संस्कार किया जाए। और इसी मंदिर के ठीक सामने खेताराम जी का जहां पर दाह संस्कार किया गया, वहां पर उनका मंदिर बना हुआ है। ये खेताराम जी महाराज, खेतेश्वर भगवान, इनका ये तो मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर की ये जो मूर्ति है इसका ये दृश्य है। अब ये सफेद संगमरमर से बना हुआ ठीक ब्रह्मा मंदिर था, उस ब्रह्मा मंदिर के ठीक सामने की ओर इनका मंदिर बना हुआ है। इसी स्थान पर इनका अंतिम संस्कार भी हुआ था, दाह संस्कार किया गया था, एकमात्र ऐसे संत थे। अगला जो अपना मंदिर है वो मंदिर है अपना खेमा बाबा मंदिर। खेमा बाबा मंदिर, खेमा बाबा मंदिर है बायतू में। अब बायतू ये मंदिर भी आता है बालोतरा के अंतर्गत, बायतू। अब इसमें ये जो मुख्य मंदिर है ये बायतू में है, जब ये बायतू के पास अरणेश्वर धाम में है ये मंदिर। तो खेमा बाबा के दोनों मंदिर, अरणेश्वर धाम और मुख्य मंदिर बायतू, ये दोनों भी बायतू में है। और ये किस जिले के अंतर्गत आते हैं? बालोतरा जिले के अंतर्गत। अगला अपन 8 नंबर जो अपन मंदिरों में देखें तो अगला है गोयणेश्वर, गोयणेश्वर महादेव मंदिर, गोयणेश्वर महादेव मंदिर। और गोयणेश्वर महादेव मंदिर है, यह भी प्रसिद्ध मंदिर है बाड़मेर क्षेत्र का, और जो कि वर्तमान में आता है बालोतरा में। और यह है डंडाली गांव में, डंडाली गांव बायतू। डंडाली वही गांव जहां बाड़मेर के होनहार और आईएएस वहां से बने हैं गंगा सिंह राजपुरोहित, उन्हीं का गांव, इन्हीं के गांव में ये स्थित है गोयणेश्वर महादेव मंदिर। ये रहा इस पहाड़ों के रूप में, और कहा जाता है इसी जगह पर, इन्हीं महादेव के मंदिर पर खेमा बाबा ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। उन्हीं की सिद्धि से फिर बायतू में उन्होंने समाधि ली थी। और ये गोयणेश्वर महादेव का और श्रावण माह में सर्वाधिक भीड़ रहती है। और अगली अपन बात करें अगले मंदिर के रूप में, तो अगला मंदिर की अपन बात क्या करें, अब तो प्राकृतिक स्थल है। अब प्राकृतिक स्थलों में बात करें तो राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? राजस्थान का लघु माउंट आबू, राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाने वाला पीपलूद माउंट आबू, तो वो स्थित है हल्देश्वर महादेव, हल्देश्वर महादेव। अब हल्देश्वर महादेव मंदिर है, ये मुख्य रूप से कहां पर है? तो ये है पीपलूद गांव, पीपलूद गांव। और पीपलूद गांव पड़ता है सिवाना तहसील में। और यहां पर इस रूप से श्रावण और भाद्रपद महीने में झरने संचालित होते हैं, और इसे राजस्थान का लघु माउंट, इसकी अधिक हाइट, अधिक वर्षा और इन्हीं झरनों की वजह से, इसी प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। यहां पर भी श्रावण सोमवार को जो मेला लगता है, और यहां पर इन 7 पहाड़ियों के बीच में ये हल्देश्वर महादेव का मंदिर है, जिसे जहां पर यहां पर इस रूप से झरने संचालित होते हैं। तो बालोतरा के अंदर पहाड़ी क्षेत्र भी है तो मरुस्थल भी है। मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार गिड़ा तहसील और बायतू में है, जबकि पहाड़ियों का विस्तार है वो कल्याणपुर और सिवाना में है।
पचपदरा ज्यादातर समतल और मिला जुला तहसील के रूप में है। तो बालोतरा मरुस्थल के रूप में भी विस्तृत है और पहाड़ियों के रूप में भी विस्तृत है। अगला अपन बात करें तो प्रमुख स्थल के रूप में यहाँ का प्रसिद्ध सिवाना की पहाड़ियों में स्थित एक और स्थल है कोटेश्वर महादेव। कोटेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव मंदिर बालोतरा की सिवाना तहसील के गुड़ा नाल में है। गुड़ा नाल सिवाना तहसील के कहां पर है? गुड़ा नाल में। यहां पर भी श्रावण में मेला लगता है। यह भी पहाड़ों के बीच में स्थित है। यहां पर कोटेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, वो भी गुफा के अंदर बना हुआ है। अगला यहां पर सर्वाधिक पहाड़ियों के रूप में मंदिर, अगली अपन बात करें हिंगलाज माता मंदिर, कहा जाता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बाद में हिंगलाज माता का सबसे बड़ा मंदिर है, तो वो हिंगलाज माता मंदिर है, हिंगलाज गांव में ही पड़ता है हिंगलाज, और यह है सिवाना के पास में। और यहां पर कहा जाता है बड़े बड़े पत्थर है जो गुरुत्वाकर्षण नियम को तोड़ते हुए इस पहाड़ी से, ये इतनी सीधी सपाट जो पहाड़ी है उसकी तलहटी में ये मंदिर बना हुआ है। और यहां पर भी इस रूप से झरने रिसाव होते रहते हैं, उनसे अपने आप जो यहां पर महादेव जी का भी मंदिर है उनका जलाभिषेक अपने आप होता है। और साथ में यहां पर अपन बात करें तो यहां पर इन पहाड़ियों की इतनी हाइट पे गुरुत्वाकर्षण बल से इतनी तेज सी कोई भी पत्थर है वो नीचे की ओर आने का प्रयास होता है हमेशा, लेकिन यहां पर एक ऐसा भी पत्थर है जो गुरुत्वाकर्षण बल को नियम के विरुद्ध वहां पर खड़ा है और इतनी तेज ढलान के रूप में भी वो आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है। वो वहां के लोगों की आस्था भी मानी जाए और विज्ञान का भी कार्य है कि यहां पर ये गुरुत्वाकर्षण नियम को क्यों तोड़ता है, उस पर सर्च करने का भी विषय है। अगला यहां पर प्रमुख रूप से देखें तो राठौड़ों की कुल देवी नागणेशी माता, नागणेशी माता, नागणेशी माता मंदिर, नागणेशी माता मंदिर नागाना में स्थित है और यह नागोना भी अब बालोतरा में स्थित है। अब यह नागणेशी माता राठौड़ों की क्या कहलाती है? कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी। और राठौड़ों की कुल देवी और इनकी मूर्ति को कहा जाता है राव धुवड़ लेके आए थे, राव धुवड़ लेके आए थे। और इनकी जो प्रतिमा बनी है वो लकड़ी से निर्मित है। इन्हें राठौड़ों की कुल देवी कहा जाता है। नागणेशी माता मंदिर नागाना बालोतरा जिले में स्थित है, नागाना गांव में। और नागणेशी माता को राठौड़ों की क्या कहा जाता है? कुल देवी। बालोतरा के अंतर्गत और बात करें तो यहां पर बालोतरा में अब इनका प्रसिद्ध मेला है कन्नाना। कन्नाना ये दुर्गादास राठौड़ की कर्मस्थली रही थी। यहां पर रहकर इन्होंने अपने कार्य प्रारंभ किए थे, यहीं पर रहकर अपने सामंत के रूप में सेवा दी थी जसवंत सिंह को। और इस कन्नाना की गैर प्रसिद्ध है, और वो भी विशेषकर कौन सी? आंगी गैर। कन्नाना की आंगी गैर प्रसिद्ध है। और कन्नाना की ये आंगी गैर है, ये आंगी गैर का ये मेला है, ये लगता है शीतला अष्टमी को, होली के शीतला सप्तमी को लगता है, क्योंकि ये मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो शीतला सप्तमी के दिन यहां पर आंगी गैर खेली जाती है और यहां पर मेला आयोजित किया जाता है। तो जो कन्नाना गांव है ये बालोतरा में, यहां पर इस रूप से आंगी गैर संचालित की जाती है। और ये कन्नाना मेला लगभग गोडवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला भी माना जाता है, क्योंकि गोडवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत पाली, जालोर और बालोतरा जिले का क्षेत्र आता है और इसका सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और शीतला सप्तमी के दिन यहां पर आंगी गैर खेली जाती है। और ये आंगी गैर और होली की ये गैर कन्नाना गांव बालोतरा की प्रसिद्ध है। आंगी गैर है वो कहां की प्रसिद्ध है? कन्नाना गांव की। और ये बालोतरा से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। अगली अपन बात करें दुर्ग के रूप में तो सिवाना, जो सिवाना का किला है सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग और सिवाना की सपन की पहाड़ियां, मोकलसर की पहाड़ियां, कल्याणपुर की पहाड़ियां, ये सभी पहाड़ियां बालोतरा जिला में स्थित है। और सिवाना दुर्ग भी बालोतरा में स्थित है। इस सिवाना दुर्ग की स्थापना कहा जाता है 946 ईस्वी को वीर नारायण पंवार ने करवाई थी। शीतल जो सिवाना दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार ने। यह पंवार वंश के द्वारा निर्मित है। वीर नारायण
पंवार ने कब करवाया? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में। वर्तमान में ये राजस्थान पुरातत्व विभाग के अधीन है, उनके द्वारा ये मरम्मत की जाती है। अब इस दुर्ग के अंदर यहां पर ये जो आपको दरवाजा दिखाई देता है, इसका नाम है अजीत सिंह का दरवाजा। इस दरवाजे का नाम है अजीत सिंह का दरवाजा। अजीत सिंह का दरवाजा यहां पर स्थित है और इसी के अंदर तालाब स्थित है, भांडेलाव का तालाब, जिसे कुछ किताबों में मामादेव का कुंड भी बताया जाता है, क्योंकि मामादेव का जो कुंड है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और ये सिवाना दुर्ग है, प्रेजेंट समय में ये पूरी जर्जर अवस्था में है और ये हल्देश्वर पहाड़ी के पास इसी स्थित एक पहाड़ी में बना हुआ है और इसी की तलहटी में सिवाना नगर बसा हुआ है। और इसके अंदर जो सिवाना दुर्ग है ये 2 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम शाखा तो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध 1308 में, और उस समय यहाँ का राजा था शीतल देव और उनकी रानी थी मैना देवी, उनके नेतृत्व में। और दूसरा शाखा हुआ था 1580-85 के दशक के समय। यहाँ का जो रक्षक था उसका नाम था कल्ला राठौड़। अब कल्ला राठौड़ के समय मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया था अकबर के समय, तो ये 2 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध भी है। और सिवाना दुर्ग में ये जो तालाब स्थित है इसका नाम है भांडेलाव तालाब। और भांडेलाव तालाब में या कमालुद्दीन कुर्ग ने और जो सेनापति था जिसका नाम था ये भोला, जो भोला था उसने यहां पर क्या मिला दिया था, इसमें गोरक्त मिला दिया था, जिसके कारण ये अपवित्र हो गया था। वो यही है भांडेलाव तालाब। और ये है सिवाना का दुर्ग, जो कि इसके पीछे तलहटी के रूप में ये पूरा नगर बसा हुआ है। और इसी के अंदर ये कौन सा तालाब है? भांडेलाव तालाब। अगली बात करें बालोतरा के अंदर आर्थिक रूप से इनकी नींव कही जाने वाली राजस्थान पेट्रो रिफाइनरी। राजस्थान पेट्रो रिफाइनरी कहां पर स्थित है? तो यह है पचपदरा। और पचपदरा तहसील के ठीक पास में गांव कौन सा है? सांबरा गांव। सांबरा गांव के अंदर ये पचपदरा में राजस्थान पेट्रो रिफाइनरी है। और इसका उद्घाटन पूछे तो इसका उद्घाटन वैसे 2 बार हो गया, शिलान्यास। इसका जो शिलान्यास है ये इसका 2 बार हो गया था। 2013 में तो सोनिया गांधी ने की थी और उसके बाद में पुनः 2018 में इसका उद्घाटन कर दिया था नरेंद्र मोदी द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसके जो ये किसके सहयोग से निर्मित है? तो इसमें जो भागीदारी है, तो इसमें भागीदारी तो 2 की रहेगी। एक तो रहेगी HPCL हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और एक है राजस्थान सरकार। इन दोनों की भागीदारी कितनी है? तो 74 तो HPCL की है और 26 राजस्थान सरकार की है। बजट कितना है? तो 43,129 करोड़ के बजट से ये बन रही है। और देश की तो 26वीं, लेकिन राज्य की प्रथम ये रिफाइनरी है। जो ये भी कहां पर स्थित है? बालोतरा के पास ही स्थित है। और बालोतरा के पास किस नगर के पास? पचपदरा के सांबरा गांव में। इसका उद्घाटन 2 बार हुआ। 2013 में सोनिया गांधी ने किया था, 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अब इसका निर्माण कार्य भी पूर्ण होने वाला है 2024 तक। और सबसे बड़ी बात करें तो बालोतरा के अंदर कौन सी झील है? तो इस झील का नाम है पचपदरा झील। और पचपदरा झील और ये राजस्थान पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध, क्योंकि इसमें 98% नमक में जो है वो NaCl पाया जाता है। यहां पर नमक उत्पादन का कार्य कौन करता है? तो खारवाल जाति द्वारा किया जाता है। किस झाड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो मोरली झाड़ी का प्रयोग किया जाता है। और यहां से उत्पादित नमक को क्या कहा जाता है? तो यहां से उत्पादित नमक को कोसारी कहा जाता है। और यहां से नमक उत्पादित कैसे किया जाता है? कोई विशेष झील नहीं है कि जिस प्रकार से अपन झीलों के नाम सुनते हैं, बल्कि इस भूमि के अंदर लवणीय तत्व सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है
उसके रूप में ये गड्ढे कर देते हैं। इन गड्ढों में पानी या तो बारिश के द्वारा भर जाता है, ये भर देते हैं। उसके बाद में पानी के रूप में धीरे धीरे वो मिट्टी के अंदर जितनी लवणता होती है वो ऊपर की ओर आ जाती है और पानी की लहरों से ये किनारे पर आ जाती है, जिससे ये लोग इकट्ठा कर देते हैं और बाहर साइड के रूप में यहाँ पर ऐसी ढेरी लगा लेते हैं। और इस नमक को ये इतना शुद्ध होता है कि यहाँ के स्थानीय लोग इसे बिना किसी शुद्धिकरण के भी आराम से खा सकते हैं, क्योंकि ये स्वाद में भी होता है और प्योर नमक होता है, क्योंकि इसमें NaCl कितने % होता है, 98% होता है। तो यहाँ पर ये जो नमक उत्पादित किया जाता है ये इस शैली से किया जाता है और यहाँ से ये उत्पादित नमक कोसारी कहलाता है। गड्ढे बना दिए, उसमें पानी भर दिया, अपने आप रिसाव के कारण नमक साइड में जमा हो गया, जिसको यहाँ से निकाल कर इन प्रकार की ये सीढ़ियाँ बनाई जाती है। इनसे ये यहाँ से भरकर बाहर इस रूप में ढेरी लगा देते हैं। ये इस रूप में ढेरी लगा देते हैं और फिर उस नमक को आगे जिस ठेकेदार को है वो बेच दिया जाता है। जिस कंपनी को यहाँ पर पचपदरा साल्ट लिमिटेड भी संचालित है, 1967 में स्थापित हो गई थी और उसके द्वारा ये किया जाता है। इस प्रकार से आज अपन ने बालोतरा जिला दर्शन पढ़ लिया है। कल अगले क्लास के रूप में अपन अनूपगढ़ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।